Phenomena of superposition which leads to interference of light waves. इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है, स्पेस में जहां लाइट वेव्स चल रही हैं, जहां पर भी वो जाकर स्ट्राइक करेंगी वहां पर वो पोर्शन लाइट अप होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी वहां पहुंचती है। ये जो एनर्जी पहुंचती है इसको हम लोग स्टडी करते हैं दो तरीके से। एक बड़ा सिंपल तरीका है कि एक वेव यहां पर जा रही है और उस वेव में कंटिन्यूअसली क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ किस चीज के बने होते हैं ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्टडी कर चुके हैं। एक फिनोमिना हमने और स्टडी किया हुआ है क्लास 11th में वेव्स के टॉपिक में, कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर एक से ज्यादा वेव एक साथ पहुंचती हैं तो वहां पर दोनों वेव अपना अपना डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो होता क्या है? होता है उसका रिजल्ट, दो वेव्स एक पार्टिकल पर जैसा जैसा इसको मूव करना चाहती हैं, एक ऊपर उठाना चाहती है 5 सेंटीमीटर, दूसरा नीचे गिराना चाहती है 3 सेंटीमीटर, उसकी उतनी ही ताकत है। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, एक 5 उठाएगी एक 3 गिराएगी, तो ये हमको क्या दिखेगा, 2 ऊपर उठता है ये, बस। क्यों? हम ये बोलेंगे कि दोनों वेव ने इस पर इकट्ठा इफेक्ट किया। दिस इज सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन मटेरियल वेव्स में भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हो सकता है। लाइट वेव्स आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें भी हो सकता है। अगर हम और उसको डीपली थॉट करें कि ये क्या चीज है जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे मैक्सवेल के तरीके से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आता है, और एक ही लोकेशन पर दोनों आते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डबल। ये क्या हो गया, सुपरपोजिशन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आता है इस डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आता है इस डायरेक्शन में। ये अगर 5 वोल्ट पर मीटर आया और ये वाला -5 वोल्ट पर मीटर आया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिलेगा, 0। इसको वेव की भाषा में हम क्या कहेंगे कि एक वेव का क्रेस्ट आया और एक वेव का ट्रफ आया, और दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसल कर देते। तो ये हमारे समझने की बात है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ की लैंग्वेज यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की लैंग्वेज यूज करेंगे, मटेरियल के डिस्प्लेसमेंट की लैंग्वेज यूज करेंगे। तो जैसी जैसी हम वेव्स पढ़ते हैं वैसा वैसा हम लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहां पर हम बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे कि लाइट वेव्स में क्रेस्ट होते हैं, ट्रफ होते हैं, और कंटिन्यूअसली ये क्रेस्ट और ट्रफ आगे बढ़ते चले जाते हैं, उससे एनर्जी और डिस्टरबेंस दोनों आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, तो सुपरपोजिशन में क्या होगा? सुपरपोजिशन में इसको समझने के लिए पहले हमको एक चीज और समझनी है कि कोई भी वेव, जब किसी लाइट वेव किसी सरफेस पर जाकर इंसिडेंट होती है तो वो अपनी एनर्जी उसको देती है, और सरफेस में ब्राइटनेस होगी, वो ब्राइटनेस, वो चमक इस वेव की कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। तो आंसर है, वेव थ्योरी ये कहती है कि वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ये दोनों वेव स्ट्राइक करती हैं, तो इस वेव के कारण यहां जो ब्राइटनेस होगी और इस वेव के कारण जो ब्राइटनेस होगी, so brightness intensity of light at B will be more than intensity of light at A, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। This is amplitude of B and this is amplitude of A। ऐसा होगा। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनका आपस में क्या रिलेशन है? That intensity of light is proportionate to square of the amplitude। ये तो यहां पर अगर इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से डबल है, तो इसकी इंटेंसिटी से 4 टाइम्स हो जाएगी।
ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड. नाउ if there is one point and at one point there are two waves reaching together, तो यहां पर इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं कितनी होगी. तो हमको मालूम है कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है. इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है एंड एम्पलीट्यूड इज द रियल थिंग which decides the strength of the wave. तो यहां पर जब हमको एडिशन करना है तो एडिशन हम एम्पलीट्यूड का करते हैं और उससे फिर इंटेंसिटी निकालते हैं. तो एम्पलीट्यूड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड इट हैज गॉट डायरेक्शन. तो यहां पर जो हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट, दैट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड बाय A1 plus amplitude by B. We can say another wave that is having amplitude A2. So amplitude resultant will be equal to vector sum of the two amplitudes. ठीक है, और इस एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी बनेगी. इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर इंटेंसिटी बनेगी. अब ये इंटेंसिटी अलग अलग तरह से कितनी कितनी हो सकती है उसको देखते हैं. हाँ, एक चीज इसके पहले हमें और करनी है. किसी भी सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये उसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो देखिए दो तरह से ये ग्राफ बन सकता है. एक ग्राफ है होमोजीनियस, एक जैसी लाइट जा रही है. दूसरा ग्राफ देखिए, ये वाली लाइट जब पड़ेगी और ये वाली लाइट जब यहां पड़ेगी तो दोनों की इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होगा. तो आंसर है दिस इंटेंसिटी एट एनी पर्टिकुलर टाइम हैज ए पर्टिकुलर वैल्यू I1. थोड़ी देर बाद जब ये पोर्शन इस पर आया तो I1, फिर जब ये पोर्शन आता है दोनों पोर्शन एकदम सिमिलर है तो फिर से इंटेंसिटी कितनी मिलती है I1. फिर ये वाला पोर्शन यहां आया, उसने एनर्जी दी, अभी भी इंटेंसिटी I1. फिर ये वाला पोर्शन यहां आया, अभी भी इंटेंसिटी I1. सो ये जो यहाँ की ब्राइटनेस है और ये जो वेव है, दोनों के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे कंसिस्टेंट. So this is a consistent wave and it gives a consistent brightness. उसको अभी हम देखें, 2 सेकंड बाद देखें, 5 सेकंड बाद देखें, इंटेंसिटी सेम दिखेगी. इस केस में देखिए ये वाला पोर्शन इतना सा आया, इतनी एनर्जी लेकर आया, उसके बाद इतना पोर्शन आया सेम टाइम में, ये ज्यादा एनर्जी लेकर आया. तो यहाँ की इंटेंसिटी पहले कैसी होगी, लेस, उसके बाद कैसी होगी, हाई, उसके बाद यहां से लेके यहां तक फिर कैसी हो जाएगी, लेस, फिर कैसी हो जाएगी, हाई. तो यहाँ की इंटेंसिटी चेंज हो रही है. तो ये जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंट. और ये इनकंसिस्टेंट किसके कारण है, इस वेव के कारण है. तो ये वाली वेव कैसी है, वेव, this wave is inconsistent and this wave is consistent. Consistent और inconsistent में क्या फर्क पड़ता है, this will give homogeneous brightness continuously. Continuously same brightness. This brightness not continuous. इस तरह से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये फिर दोनों शब्द आपको समझ में आ गए और दोनों का इफेक्ट भी समझ में आ गया. अगर इनकंसिस्टेंट वेव आती है
वी आर नॉट श्योर कि वहां हमको कंटिन्यूअसली ब्राइटनेस मिलेगी, कभी ब्राइट कभी डार्क, इस तरह से हमको यहां पर मिलता रहेगा। नाउ विल स्टडी सुपरपोजिशन बाय टू वेव्स। ये एक वेव ये स्क्रीन पर इंसिडेंट हो रही है, ये एक दूसरी वेव भी उसी स्पॉट पर उस स्क्रीन पर आ रही है। दोनों वेव जब चलकर आती हैं तो हमने देखा कि जिस टाइम पर इसमें क्रेस्ट पैदा होता है उसी टाइम पर इसमें भी क्रेस्ट पैदा होता है। जिस टाइम में इस पे ट्रफ है उसी टाइम में इसके पास भी ट्रफ है। ये एक्सिस किसकी होती है? टाइम, और ये एक्सिस किसकी होती है? एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड, व्हाटएवर यू से। ओके, तो यहां पर टाइम ऐसा चल रहा है कि दोनों का क्रेस्ट एक साथ पहुंचेगा या दोनों का ट्रफ एक साथ पहुंचेगा। अब अगर यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है और दोनों इकट्ठे इस स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो यहां पर लाइट वेव का डिस्प्लेसमेंट 2a हो जाएगा। तो यहां पर इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो दोनों चूंकि एक साथ पहुंचते हैं तो a रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2। नाउ इफ a1 और a2 दोनों हमने बराबर लिए, दोनों a के बराबर हैं, तो a रिजल्टेंट कितना होगा? Then a resultant is equal to 2a। अगर a resultant 2a है तो एम्पलीट्यूड को देखिए, इसका एम्पलीट्यूड i किसके प्रोपोर्शनेट है? a स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड i किसके प्रोपोर्शनेट है? a स्क्वायर। तो जब ये दोनों यहां इकट्ठी पहुंचती हैं उसके बाद देखिए, इसने इसको ये वाले ने प्लस a दिया, इसने प्लस a एम्पलीट्यूड दिया, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2a। तो ये एम्पलीट्यूड 2a हो गया। ये माइनस से और इसका भी माइनस से इकट्ठा पहुंचा तो ये कितना हो गया? -2a। इसका ये मतलब है। अच्छा, अब अगली चीज कि दोनों ऐसे एक साथ पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर बाद भी हम देखते हैं एक साथ आए, फिर थोड़ी देर बाद भी देखते हैं एक साथ आए। कभी भी क्रेस्ट के नीचे अगर पहली बार क्रेस्ट आया है तो जब वेव 1 किलोमीटर चल चुकी होगी तब भी हम क्या देख रहे हैं? क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट ही आ रहा है, ट्रफ के नीचे ट्रफ ही आ रहा है। और यहां पर जो हमको वेव मिल रही है वो कंटिन्यूअसली एक जैसे क्रेस्ट की मिल रही है, एक जैसे ट्रफ की मिल रही है। थोड़ी देर बाद देखो और थोड़ी देर बाद देखो और थोड़ी देर बाद देखो, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये वाला सुपरपोजिशन कंसिस्टेंट वेव दे रहा है। कैसा वेव दे रहा है? कंसिस्टेंट। एक चीज, दूसरा, इसमें ये दोनों एक दूसरे से एडअप हो रहे हैं, एक दूसरे से एडअप होके 2a बनते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? स्क्वायर ऑफ 2a, दैट इज 4a स्क्वायर। ये इसमें एनर्जी होगी इस वेव में। ओके, तो ये वाला जो सुपरपोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन मींस व्हाट? एक लोकेशन पर एक वेव का पहुंचना, उसके ऊपर दूसरी वेव का पहुंचना, दैट इज सुपरपोजिशन। एक ही लोकेशन पर, तो यहां सुपरपोजिशन हो रहा है, ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इस सिचुएशन में यहां पर डबल हो चुका है, इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। ऐसे सुपरपोजिशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। दिस इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन क्या है? क्रेस्ट should reach, both the crest should reach at the same time, and after that trough should also reach at the same time. ये कब हो सकता है? आंसर है दोनों का मीडियम तो एक ही है, दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी,
तो इसका मतलब उनकी वेवलेंथ एक जैसी होनी चाहिए. So what is the condition for superposition and what is the result of superposition? Result क्या है? This point will be very bright. पहले रिजल्ट लिख लेता हूं मैं. रिजल्ट एम्पलीट्यूड will be double 2a. ये एम्पलीट्यूड हो गया. इंटेंसिटी will be 4 times this is result of कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे. ओके. अब कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. यहां पर हम देखते हैं कि बेसिक कंडीशन जो हमको समझ में आती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ. This is our fundamental condition that crest and trough should reach at the same instant. अब इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस हम निकाल सकते हैं. मैथमेटिकल कंडीशंस, ये दोनों एक ही मीडियम में है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी तो एक ही रहेगी. अब एक दूसरी कंडीशन ये है, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आए, दोनों क्रेस्ट का फेस, हमको मालूम है कि क्रेस्ट का फेस एक पर्टिकुलर फेस होता है. कितना होता है? π/2. ओके. जब ये π/2 आएगा तो इसका भी π/2 आएगा ये, और जब इसका 0 आएगा तो इसका भी 0 आएगा. जब इसका 1π पहुंचेगा तो इसका भी 1π पहुंचेगा. जब इसका 1π पहुंचेगा तो इसका 2π पहुंचेगा तो इसका भी 2π पहुंचेगा. इसका ये मतलब है कि यहां पर दोनों वेव्स जब आएंगी तो दोनों का फेस सेम होना चाहिए. दोनों का फेस सेम होना चाहिए, उसको हम एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कि दोनों के फेस में डिफरेंस कितना होना चाहिए. आंसर है 0. कितना डिफरेंस होना चाहिए? 0. सो पहली कंडीशन हमको इसकी मैथमेटिक्स की मिली कि क्रेस्ट और ट्रफ दोनों एक साथ पहुंचे. इसके लिए हमारी पहली कंडीशन क्या बनी? फेस डिफरेंस. ओके. उससे पहली कंडीशन कि ये जो दोनों वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स ऐसी वेव्स होनी चाहिए जिनकी वेवलेंथ बराबर हो. बिल्कुल ये दोनों की वेवलेंथ इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, ये एक कंडीशन है. दूसरा, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी बराबर होनी चाहिए, और वो होगी क्योंकि दोनों की वेलोसिटी भी सेम है. सो दिस इज द कंडीशन, दैट इज बेसिक कंडीशन. उस बेसिक कंडीशन के लिए हम ये बोलेंगे, जिसमें ये बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है, वी विल कॉल सच टू वेव्स एज कोहेरेंट वेव्स. क्या वर्ड यूज करेंगे? कोहेरेंट वेव्स. ओके. तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के बाद कोहेरेंट क्यों चाहिए ये मैं आपको बताता हूं. ओके. तो कोहेरेंट वेव्स कौन सी दो वेव होती हैं? जिनकी वेवलेंथ इक्वल हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल हो. इक्वल वेवलेंथ, इक्वल फ्रीक्वेंसी. equal frequency, equal wavelength, then these two waves are known as coherent. इसका ये मतलब है कि अगर ये दोनों coherent हैं, equal wavelength है, तो when there will be crest on crest reaching here, after some time another crest on crest will reach. After that another crest on crest will reach. ये कभी नहीं होगा कि crest के नीचे ट्रफ आ जाए. क्यों? क्योंकि दोनों की वेवलेंथ इक्वल है, और उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दोनों कोहेरेंट हैं.
तो अगर दोनों कोहेरेंट हैं तो कंटिन्यूअसली जब एक का क्रेस्ट आएगा तो दूसरे का क्रेस्ट आएगा, और एक का ट्रफ आएगा तो दूसरे का ट्रफ आएगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट में ये दोनों आपस में ऐड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव रीच्ड एट द सेम टाइम। अगर ये दोनों एट द सेम टाइम रीच नहीं होंगे तो हमको कैसा रिजल्ट मिलेगा? हमको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। और दोनों अगर एक साथ पहुंचेंगे तो हमको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये क्या चीज है? कंसिस्टेंट, और ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। सो दो वेव का जो हमको रिजल्ट मिलता है, ये वाला रिजल्ट, अगर इस रिजल्ट से हमको यहां कंटिन्यूअस ब्राइटनेस एक जैसी चाहिए, भले वो 100% हो, भले वो 0% हो, लेकिन कंटिन्यूअस उतनी ही रहनी चाहिए। अगर 20% है तो लगातार 20 रहनी चाहिए, 100 है तो कंटिन्यूअस 100 रहनी चाहिए, 0 है तो 0 रहनी चाहिए। और ऐसी ब्राइटनेस को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट ब्राइटनेस। और इसको जो वेव ऐसी देगी उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट वेव। और कंसिस्टेंट वेव ऐसी होती है, इनकंसिस्टेंट ऐसी होती है। तो कंसिस्टेंट वेव बनने के लिए कंडीशन क्या हुई? ये वेवलेंथ इनकी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये वेवलेंथ आगे पीछे हो गई, एक छोटी और एक बड़ी, ये ऐसा बड़ी हो गई, तो क्या होगा? इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट के साथ आएगा, पर जब अगला क्रेस्ट आएगा तो नीचे वाले का क्रेस्ट नहीं आएगा, तो उसका एम्पलीट्यूड डबल नहीं होगा, 1.5 टाइम हो जाएगा, या हो सकता है माइनस होके कैंसल हो जाएगा। तो उस समय यहां की ब्राइटनेस डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? That superposition is inconsistent, and these two waves are inconsistent. This waves is inconsistent, not these two. These waves are inconsistent. और उसका रीजन क्या है? कि ये दोनों की वेवलेंथ अलग और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग। तो जिन दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी एक साथ और वेवलेंथ एक जैसा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट। और जिनका डिफरेंट होगा उसको क्या कहेंगे? नॉन कोहेरेंट। राइट? तो अगर हमको कंसिस्टेंट ब्राइटनेस चाहिए तो दो वेव्स कैसी होनी चाहिए? आंसर है कोहेरेंट होनी चाहिए। तो ये हमने नोट कर लिया। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? What is our requirement? Coherent wave. What do they give? A consistent wave. समझ आया? उसके बाद what is the result? The amplitude will be double 2a continuously and intensity will be 4 times. और ये कैसी होगी? Consistent. Consistent, लगातार। And now we are finding the condition. तो उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है? क्रेस्ट शुड रीच एट द सेम टाइम एंड ट्रफ शुड रीच एट द सेम टाइम। और अब फेज में उसकी कंडीशन क्या है? दैट फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? दोनों का फेज सेम होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। अब एक दूसरी चीज हम यहां इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज पाथ लेंथ। यहां से ये इतना लंबा पाथ है और यहां से भी इतना लंबा पाथ है। दिस इज 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और ये भी कितना है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज 0। So path difference is 0. There will be constructive superposition. Phase difference is 0. अच्छा, अब path difference और phase difference दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं। ये दोनों को अलग अलग यूज करना सीखिए। यहां से लेके यहां तक
इस वेव की दो चीजें बदली हैं। कौन कौन सी? लेंथ ऑफ द वेव एंड फेस ऑफ द वेव। यहां पर इसका फेस 0 था, π/2 पाई, एंड हियर इट इज 2 पाई। तो यहां से यहां फेस कितना चेंज हो गया? 2 पाई। यहां से यहां तक डिस्टरबेंस कितनी दूर तक ट्रेवल हुआ? 1 लैम्डा। सो दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया। 1 लैम्डा लेंथ ऑफ द वेव इज इक्वल टू 2 पाई चेंज इन द फेस, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक फॉर्मूले के लिए आप याद कर लीजिए। 1 लैम्डा लेंथ ऑफ वेव इज इक्वल टू 2 पाई चेंज इन फेज। ठीक है, ओके। अब आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपको कहूंगा कि दो वेव्स के बीच में 1 पाई का फेज डिफरेंस है, तो बताइए उसमें लेंथ का कितना डिफरेंस होगा? 1 पाई का फेज डिफरेंस है, तो पाथ लेंथ कितना होगा? λ/2। समझ में आया? तो इस तरह से हम उसकी लंबाई में और फेस के डिफरेंस में, पार्टिकल के फेस के डिफरेंस में कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो फिर से ये वेव यहां से चली, ये वेव यहां से चली, दोनों की लेंथ 3 लैम्डा के बराबर है, तो पाथ डिफरेंस, दोनों की लंबाई में डिफरेंस कितना है? 0। ओके, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहां पर से सोर्स हटाकर यहां सोर्स लगा दिया। अगर यहां सोर्स लगा दिया तो यहां से वेव स्टार्ट होगी। हम यहां से वेव स्टार्ट करते हैं हमेशा, यहां से हमने वेव को ऐसे स्टार्ट किया। अब अगर यहां से स्टार्ट किया तो देखिए इस वेव का यहां पर फेस कितना लेना है? 0, और यहां पर कितना लेना है? π/2, और यहां पर कितना लेना है? 1 पाई। इसका 2 पाई और 3 पाई, 4 पाई, तो यहां पर इसका फेस कितना है? यहां पर 1 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और इसका कितना है? 1 पाई। दोनों में फेस में डिफरेंस आ गया। फिर से देखिए 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कितना फेस है यहां पे? 6 पाई। इसमें देखिए 2 पाई, 4 पाई, कितना डिफरेंस आया? 2 पाई का। किसी भी टाइम पर आप देखिए यहां पर हमने लाइन खींची ये, तो यहां पर इसका फेस 3 पाई और यहां भी फेस कितना है? ये फेस पाई और 3 पाई। व्हाट इज द डिफरेंस? 2 पाई। यहां पर आप देखेंगे 3, 4 एंड हाफ, और ये कितना हो गया? 2 एंड हाफ, 4 एंड हाफ एंड 2 एंड हाफ। What is the difference? 2 pi. So at every point the phase difference is 2 pi. अगर ये दोनों वेव पहुंचेंगी तो सुपरपोजिशन होगा या नहीं होगा? तो आंसर है कि हमारी फंडामेंटल कंडीशन सुपरपोजिशन की क्या है? क्रेस्ट एंड ट्रफ बोथ शुड रीच एट द सेम टाइम। क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ। तो अगर यहां पर सोर्स है तो अभी भी हम क्या देख रहे हैं? ट्रफ एक साथ पहुंचेंगे, उसके बाद क्रेस्ट एक साथ पहुंचेंगे, फिर ट्रफ एक साथ, फिर क्रेस्ट एक साथ। तो सुपरपोजिशन कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। तो अगर हमारा फेज डिफरेंस 0 नहीं है, फेज डिफरेंस 2 पाई है, तब भी ये कंडीशन किसकी होगी? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। उस समय पाथ लेंथ में कितना डिफरेंस आ जाएगा? तो हमने देखा ये 2 पाई हमने इसका मिटाया था, कितना कम हो गया? ये 1 लैम्डा। तो ये वाली यहां से यहां तक की लेंथ अब कितनी है? 2 लैम्डा, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 3 लैम्डा। व्हाट इज द डिफरेंस? 1 लैम्डा। सो 1 लैम्डा। जब 0 पाथ डिफरेंस था
तब भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जब 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस है तब भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब हमने इस सोर्स को फिर हटा दिया और अब हमने यहां पर सोर्स लिया। यहां से कितना आगे आ गए हम? 1 लैम्डा। फेज की भाषा में कितना आगे आ गए? 1 पाई 2 पाई। अब हमने यहां पर सोर्स ले लिया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं, दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई। ये है यहां पर 4 पाई और ये यहां पर है 0। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस नाउ एट द सेम टाइम? 4 पाई। लेकिन अभी भी ट्रफ के नीचे ट्रफ आ रहा है और क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आ रहा है, इसलिए सुपरपोजिशन अभी भी कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। 2a एम्पलीट्यूड उसका होगा। तो ये हमको एक और कंडीशन मिली 4 पाई। और अभी पाथ डिफरेंस देखिए, दिस इज ओनली 1 लैम्डा और ये कितना है? 3 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 2 लैम्डा। इन तीनों को देखने से हमको एक चीज समझ आते जाती है, वो ये है कि फेज डिफरेंस 0, 2, 4 सिमेट्री से इसके आगे क्या आएगा? 6, 8। दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2n इंटू पाई। ये फेज डिफरेंस यहां पर देखिए 0, 1, 2, 3, 4 दीज आर व्हाट? मल्टीपल्स ऑफ y। लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ y। सो दिस वी कैन राइट एज n lambda where n starts from 0, 1, 2. Here n starts from 0, 1, 2. So this is the mathematical condition for constructive superposition, right? तो अभी हमने दो चीजें स्टडी की। एक, कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं? कोहेरेंट वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनका वेवलेंथ सेम और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अच्छा, कभी ये बोला जाता है कि क्या कोहेरेंट वेव में, दो वेव में फेज डिफरेंस से उनकी डेफिनेशन में अंतर पड़ता है? अगर दो वेव्स हैं, देखिए ये 2, 3, दूसरी वेव हमने ली ये, इसकी वेवलेंथ ये है, तो इसकी वेवलेंथ ये है। दोनों वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम है। एक सेकंड में जितनी वेव्स ये जाएंगी उतनी ही वेव्स ये जाएंगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के वेलोसिटी सेम है। तो क्या ये दोनों कोहेरेंट हैं या नहीं? तो आंसर है ये दोनों कोहेरेंट हैं। ठीक है, सो ये कोहेरेंट हैं। क्यों? क्योंकि कोहेरेंट की हमारी कंडीशंस क्या है? इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल वेवलेंथ। लेकिन ये दोनों कोहेरेंट है, तो अगर हम ये वाली दो ले लेते, तो ये भी कोहेरेंट है। इसमें हम क्या देखते? क्रेस्ट दोनों एक ही टाइम पर आ रहे हैं, ट्रफ दोनों एक ही टाइम पर आ रहे हैं। इसमें जब एक का क्रेस्ट आता है तो एक का ट्रफ आता है, और क्रेस्ट से ट्रफ हमेशा 1 पाई पीछे होता है फेस में। तो इसमें एक फेस डिफरेंस है, कितना? पाई। लेकिन अब इसमें हमने इसकी एक कंडीशन और बना दी। यहां पर क्रेस्ट के नीचे क्या आ रहा है? ट्रफ। यहां पर क्रेस्ट के पास साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ ट्रफ, और 1 किलोमीटर पीछे चले जाइए, वहां पर भी क्या आएगा? क्रेस्ट के साथ ट्रफ।
ये किसकी निशानी है? ये कंसिस्टेंट होने की निशानी है। यानी एक बार जो आपको रिजल्ट मिलेगा, भले वो 100% हो, 0% हो, वही आपको लगातार मिलता जाएगा। वो काम तो हो रहा है इसमें। इसलिए ये हमको जो भी रिजल्ट देंगी कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगी। अब हमने एक तीसरी कंडीशन जोड़ दी। पहली कंडीशन, फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल, वेवलेंथ शुड बी इक्वल, एंड थर्ड थिंग, द फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। यानी यहां पर जो फेज डिफरेंस है, पीछे जाइए, जितना भी पीछे चले जाइए, उतना ही, जितना भी पीछे जाइए फेज डिफरेंस आपको उतना ही मिलेगा। अगर यहां 1 पाई है तो यहां भी 1 पाई है। उसकी निशानी क्या है कि क्रेस्ट के नीचे ट्रफ है, तो यहां भी क्रेस्ट और ट्रफ, यहां भी क्रेस्ट और ट्रफ, व्हाटएवर डिस्टेंस यू टेक। सो इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट फेज डिफरेंस, व्हाटएवर इज द लेंथ। तो इसमें हमने तीसरी चीज क्या जोड़ दी? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। So, coherent waves are having equal frequency, equal wavelength and constant phase difference. ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए for coherent waves। और जो सोर्स ऐसी दो वेव हमको देंगे, उन सोर्सेस को हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है। हमको कोहेरेंट वेव क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड ए कोहेरेंट वेव? आंसर इज, unless we have these two waves as coherent waves, this wave will not be consistent। ठीक है, क्योंकि अगर एक का क्रेस्ट आता है तो दूसरे का भी क्रेस्ट आना चाहिए। बाई चांस एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ आता है तो अगली बार क्रेस्ट और ट्रफ आना चाहिए, तीसरी बार क्रेस्ट और ट्रफ आना चाहिए। जो जोड़ी पहले आती है, जो पेयर पहले आता है, वही पेयर 100 पेयर के बाद भी आना चाहिए, 1000 के बाद भी आना चाहिए, कंटिन्यूअस। और उसको हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। तो अगर हमको सुपरपोजिशन वेव, रिजल्टेंट वेव की ब्राइटनेस कंसिस्टेंट चाहिए, देन व्हाट डू वी नीड? आंसर, वी नीड कोहेरेंट वेव्स। समझ गए? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोहेरेंट वेव? So that superposed wave or resultant wave is consistent in nature। अब ये कोहेरेंसी के बारे में हो गया, और ये क्या चीज हो गई? सुपरपोजिशन। कौन सा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, क्या दूसरी तरह का सुपरपोजिशन भी होता है? आंसर यस, दूसरी तरह का सुपरपोजिशन होता है। वी कॉल इट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव। Now other type of superposition, that is destructive superposition। ये फिर से same screen is there and here we have is there is another wave which is reaching here। उसका सोर्स थोड़ा आगे या पीछे इस तरह से है कि वो वेव यहां पर, ये वो हमने यहां पर सोर्स रखा, तो यहां से वेव स्टार्ट हुई एंड दिस गोज लाइक दिस, ऐसी वेव आ गई। ठीक है, ये सोर्स यहां पर है, ये वाला सोर्स यहां पर है। ठीक, अब ये दोनों वेव ऐसे मूव कर रही हैं। यहां पर अभी ये जीरो है, तो हमको यहां रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 0। उसके बाद ये लेकर आएगी -a, ये लेकर आएगी +a, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -a + a इज 0। उसके बाद ये पहुंचेगा 0 0, अगेन 0, एंड दिस इज नाउ +a -a। ये दोनों की वेलोसिटी एक है, तो जब ये यहां स्ट्राइक करेगी वेव, उस समय ये वेव ये स्ट्राइक करेगी। ये वेव पार्टिकल को प्लस वेक्टर देगी और ये माइनस वेक्टर देगी। दे विल कैंसल ईच अदर। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड देगी, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड देगी, दे विल कैंसल ईच अदर। सो नेट एम्पलीट्यूड विल बी अगेन 0 0
0 ये। क्यों? क्योंकि हर एक समय ये कोई भी टाइम आप लीजिए, एट द सेम टाइम दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। तो यहां पर हमेशा एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा हमको? 0। सो नेट एम्पलीट्यूड A resultant is equal to plus A plus minus A is equal to 0. So intensity is equal to 0. Intensity 0 का मतलब क्या होता है? Darkness, no light. तो अभी स्क्रीन हमको कैसी दिखेगी? डार्क। ठीक है, फिर से देखिए, अगर हमारी स्क्रीन ऐसी होती, ये स्क्रीन पर एक वेव आ रही है, ये वेव अगर इस पर स्ट्राइक करती है जिसका एम्पलीट्यूड A है, तो यहां पर इंटेंसिटी हमको कितनी मिलने वाली है? A²। ठीक, अगर इस स्क्रीन पर वेव नंबर 2 अकेले आती, ये तो यहां पर हमको इंटेंसिटी कितनी मिलती? A²। ये है वेव 1 और ये है वेव 2। अब दोनों एक साथ आ गए। देखिए, ये अकेले ब्राइट कर रही थी इसको, कितना? A²। ये अकेले आ रही थी तो ब्राइट कर रही थी, कितना? A²। अब हमने ये दोनों को एक साथ भेज दिया, दोनों को एक साथ भेजा तो ब्राइटनेस कितनी हो गई? 0। दिस वॉज ए वंडरफुल कंक्लूजन कि एक सोर्स लाइट देता है एक वॉल पे, दूसरा सोर्स अकेला जले तो वो भी लाइट देता है, पर दोनों बल्ब हम इकट्ठे जला दें तो वो वॉल कैसी हो जाती है? डार्क। कोई इस पे यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है, पर वेव थ्योरी ये कहती है कि ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा? ये अगर हम ये सिचुएशन क्रिएट कर दें तो वहां पर हमको डार्कनेस मिलेगी। और ये क्यों हो सकता है? जब आने वाली लाइट का नेचर कैसा हो? वेव जैसा हो, और एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाए कि क्रेस्ट के नीचे, क्रेस्ट के साथ साथ दूसरी वेव का ट्रफ आना चाहिए, तब ये कंडीशन हमको मिलेगी। तो इसकी हम ये वाला जब रिजल्ट हमको मिलता है तो ये सुपरपोजिशन के कारण आ रहा है, और इस सुपरपोजिशन को हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो गया। अब अगर इसमें एक क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आया है तो इसके 100 बाद जो क्रेस्ट आएगा उसके नीचे भी क्या आना चाहिए? ट्रफ। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जो यहाँ डार्कनेस बन रहा है बीच बीच में ब्राइट होने लगेगा। तो हमको कंटिन्यूअसली, अगर पहली बार क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आया तो अगली बार भी आना चाहिए, फिर उससे अगली बार भी आना चाहिए, फिर उससे अगली बार भी आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों वेव्स कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट। कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट। तो कंटिन्यूअस ब्राइट चाहिए, कोहेरेंट, कंटिन्यूअस डार्क चाहिए तो भी कोहेरेंट होनी चाहिए। इन दोनों में फेज डिफरेंस है, हमको दिखता है, और अभी हम उसकी कंडीशन वो लिखेंगे। तो फिर से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? व्हाट डू वी नीड फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन? सो आवर रिक्वायरमेंट इज वंस अगेन कोहेरेंट वेव्स। And what is the condition? Condition is crest and trough. Crest of one wave and trough of another, trough of other wave.
should reach simultaneously. दोनों को एक टाइम पर पहुंचना चाहिए. They should reach simultaneously. ये हमारी कंडीशन है. अब इसकी मैथमेटिकल कंडीशन. अब पिछली बार आपने मैथमेटिकल कंडीशन की है, इसलिए इस बार भी आप फटाफट कर लेंगे. देखिए, अगर हमको इस क्रेस्ट के इस ट्रफ के नीचे क्रेस्ट चाहिए तो वेव का सोर्स यहां होना चाहिए. फिर से ये यहां से स्टार्ट लेती है, ये यहां से स्टार्ट लेती है. यहां पर इसका फेस कितना है? 0. और यहां पर इसका फेस कितना है? 1 पाई. सो हाउ मच इज द फेस डिफरेंस एट वन टाइम? पाई माइनस 0, 1 पाई. फिर से देखिए, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये 4 पाई, और इसका मिलाइए 2 पाई, 3 पाई. सो दिस इज 4 पाई एंड दिस इज 3 पाई. हाउ मच इज द फेज डिफरेंस? 1 पाई. तो आप देखिए, एट एनी लोकेशन द फेज डिफरेंस इज 1 पाई एंड दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट. इसीलिए तो हम इन दोनों को कोहेरेंट बोलते हैं. ठीक है. अब जब ये आएगा, वी गॉट ए मैथमेटिकल कंडीशन दैट व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस. ये कंडीशन कंडीशन इज फेज डिफरेंस शुड बी मिनिमम हाउ मच? 1 पाई. उस समय इनका पाथ डिफरेंस कितना है? ये वेव यहां से इतनी लंबी है, दिस इज 1, 2, 3 लैम्डा एंड दिस इज 1, 2, हाफ, 2 एंड हाफ लैम्डा. कितना डिफरेंस है? हाफ लैम्डा. आप इधर से भी पहचान लेंगे कि कितना ये आगे है इससे, हाफ लैम्डा. सो पाथ डिफरेंस इज हाफ लैम्डा. और पहले हमने एक फॉर्मूला क्या बनाया है? 2 पाई फेज डिफरेंस में 1 लैम्डा होता है, तो पाई फेज डिफरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? हाफ लैम्डा. दैट इज कन्वर्टेबल टू ईच अदर. ओके. उसके बाद ये सोर्स को हमने यहां से हटा दिया और यहां ले लिया एक वेव के बाद, ये यहां पर. जब हम यहां पर इस सोर्स को लेंगे तो ये फिर ऐसे वेव स्टार्ट करेगा. जब ये वेव स्टार्ट करेगा तो इसका क्रेस्ट फिर इस ट्रफ के नीचे आ गया. अब जब इसका क्रेस्ट इस ट्रफ के नीचे आ गया तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ, तो फिर कौन सा सुपरपोजिशन हो गया? डिस्ट्रक्टिव. और यहां पर फिर क्या हो गया? डार्क. इसका ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सोर्स यहां हो, सोर्स यहां होगा तो भी चलेगा. दैट इज अनदर कंडीशन. अगर यहां पर आ गया तो यहां से स्टार्ट करेगा और यहां से स्टार्ट करेगा तो ये इसका फेस यहां क्या माना जाएगा? 0. और इसका फेस कितना है? 2 पाई एंड 1, 3 पाई ये, और इसका 0. व्हाट इज द फेज डिफरेंस? 3 पाई. So phase difference is 3 पाई. पाथ डिफरेंस देख के बताइए. यहां से यहां तक 1 लैम्डा एंड दिस इज हाफ लैम्डा, दैट इज 3/2 लैम्डा. ओके. अब आप लोग अगला भी निकाल लोगे. इस सोर्स को और आगे ले जाके यहां रख देते. अगर हम इस सोर्स को यहां रखें तो फिर से इसने क्या बनाया? क्रेस्ट. और ये क्रेस्ट किसके नीचे आ गया? ट्रफ के नीचे. तो क्रेस्ट और ट्रफ डार्कनेस. फिर से ओके. लेकिन अब फेज डिफरेंस कितना? सो दिस इज 4 पाई, दिस इज 5 पाई, ये है 5 पाई, ये 0. So what is the phase difference? 5 पाई. This is 5 पाई. और मुझे थोड़ा पाथ लेंथ बताइए. Yes, this is 1 lambda, this is 2 lambda, and this is half. 2 and half.
2.5 इज 5/2, 5/2। आप देख रहे हैं 1/2, 3/2, 5/2, क्योंकि 2 पाई में 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्शन याद रखिए, 2 पाई 1 लैम्डा, राइट। तो ये पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस उसके साथ मिलाइए फिर से। व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0, देन व्हाट टाइप ऑफ सुपरपोजिशन? कंस्ट्रक्टिव। व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0, द सुपरपोजिशन इज कंस्ट्रक्टिव। वो हमने कंडीशन बनाई हुई है। व्हेन द फेज डिफरेंस इज 1 पाई, डिस्ट्रक्टिव। व्हेन 2 पाई, कंस्ट्रक्टिव। व्हेन 3 पाई, 4 पाई, हाँ। फिर से पाथ डिफरेंस 0, कंस्ट्रक्टिव, हाफ लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1.5, ठीक। तो ये क्या है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल। और ये भी क्या है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल के लिए हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज 2n + 1 या -1, -1, ओके। 2n - 1 पाई। n कहां से स्टार्ट करेंगे? n विल स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि पहला क्या है? 1 पाई। सो n इज इक्वल टू 1, 2, 3। हमको बताना पड़ेगा कि हमारा n 0 से स्टार्ट होता है। वहां आपने किससे किया था? हाँ, तो यहां भी 0 वाला बताइए। देन इट विल बी +1। अगर हम इसको +1 कर देंगे तो अब हमको n कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? n 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। n इज 0, 1, 2, क्योंकि वहां भी हमने लिया था। इसका फॉर्मूला बोलिए। यस, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ओके। ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा? 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये कंडीशन किसकी आ गई? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और ये वाली कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि दो वेव जब आपस में कंबाइन होती हैं, they can either give 4 times of brightness or 0 brightness, 4 times और 0, ये उनमें पावर होती है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सुपरपोजिशन। ओके, ये फिनोमिना हाइजन ने बताया कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज द नेचर इज वेव नेचर। बट पीपल डिड नॉट एग्री। बोले कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा करके दिखाइए। क्या नेचर में ऐसा हो सकता है? क्या लैब में ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए हाइजन तो उस समय प्रूफ नहीं कर सके। उनकी लाइफ के बाद उनके एक स्टूडेंट ने, आर्थर यंग ने, इसको प्रूफ करके हमको दिया। ठीक है, उसके लिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी दोनों केसेस में? दैट वी शुड हैव कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस हम कहां से लाएंगे? कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन क्या है? द फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। नाउ टू लाइट सोर्सेस इन दिस नेचर आर नेवर कोहेरेंट। ये एक प्रिंसिपल था। रिक्वायरमेंट कोहेरेंट सोर्सेस। Any two sources of light are never coherent.
क्यों? दो सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसके लिए हमको ये समझना है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन से बनती है, और इलेक्ट्रॉन्स में लाइट कैसे बनती है? When we send one electron through electricity in our बल्ब के फिलामेंट में, वो जाकर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिलामेंट में, एटम में जाकर हिट करता है। ये न्यूक्लियस और इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन, हमने एक इलेक्ट्रॉन को भेजा और उस इलेक्ट्रॉन ने जाकर इसको हिट किया, इसको एनर्जी दी, ये अपना लेवल छोड़ के बाहर जाता है हाई एनर्जी लेवल में, यहां पर इसकी एकोमोडेशन नहीं होती, फिर वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को देखिए, वी गिव इट एनर्जी, इसने जाकर इसको हिट किया तो इसको एनर्जी मिली, ओके, वो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, बिकॉज ऑफ दैट हाई एनर्जी इट गोज टू हायर ऑर्बिट। लेकिन हायर ऑर्बिट में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बोर के नियम से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ऑर्बिट में इसको आना पड़ता है। लेकिन इस ऑर्बिट में रहने के लिए तो एनर्जी लेवल कम होता है, इसका एनर्जी लेवल ऑलरेडी हाई हो चुका है, तो यहां आने के लिए वो कुछ एनर्जी निकाल देता है। वो जो एनर्जी रेडिएट कर देता है, बाहर निकाल देता है, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं लाइट फोटोन। तो वो एनर्जी जो बाहर निकलती है वो किस फॉर्मेट में होती है? फोटोन के फॉर्मेट में ये लाइट इस तरह से बाहर निकलती है। ओके, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन ने ऐसे ऑसिलेट किया, इधर और इधर। ये जब ये ऐसे ऑसिलेट करता है, इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे ही एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, और सब की फ्रीक्वेंसी मिलाकर उसका हमने एवरेज बनाया। दैट एवरेज इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच इज कमिंग आउट। ठीक है, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कम फ्रीक्वेंसी से, कोई ज्यादा फ्रीक्वेंसी से, हर एक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो देयर बिकम्स द मिक्सचर। उस मिक्सचर का स्पेसिफिकेशन क्या होगा? 1 लाख इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो 2 लाख की इतनी है, 5 लाख की इतनी है, 10 लाख की इतनी है, कुल 50 लाख की मिला के ये एवरेज फ्रीक्वेंसी बनी। अब हम एक दूसरा बल्ब लेके आए, दूसरे बल्ब में भी हमने लाइट करंट फ्लो कराई। जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन में भी वाइब्रेशन होते हैं, वो भी सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहां के 50 लाख इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इसके 50 लाख इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से एग्जैक्टली मैच हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो आंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर हम आपको ये कहें कि एक ग्रुप है 1000 लोगों का, और वो सब अपनी आवाज निकालते हैं, और इधर एक दूसरा ग्रुप है 1000 लोगों का, वो भी अपनी आवाज निकालते हैं, क्या दोनों आवाज एक जैसी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1000 लोगों का कॉम्बिनेशन, सबके गले की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये 1000 की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, तो ये कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन से एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता। इसलिए एक बल्ब की लाइट कभी भी दूसरे बल्ब की लाइट से, दैट इज एक सोर्स की लाइट दूसरे सोर्स की लाइट की और फ्रीक्वेंसीज से मैच नहीं कर सकती, और अगर मैच नहीं करेगी तो हमारी डेफिनेशन से वो दोनों कोहेरेंट नहीं है। तो ऐसे में तो हमको कभी भी कोहेरेंट सोर्सेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर हुआ, व्हाई नो इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर कोहेरेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, व्हाई 2 सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। सो इन ईच सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज mean frequency of vibration of millions of electrons having individual frequency. Therefore, probability that it will exactly match frequency of other source with millions of other electrons
that probability is 0. Hence, two sources can never be coherent. Okay? लेकिन हमको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, तो हम दो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वी कैन डू इट. क्रिएटिंग कोहेरेंट वेव्स. इसके दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग द सोर्स. ये हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से ये वेव्स निकलती, और अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट is capable of generating another wave. That wave will also have the same frequency and same wavelength. Okay. Now here we have an obstruction. In this obstruction we make two openings. These are the two openings. Now when this wave strike it, so the complete wave is absorbed. लेकिन उसका ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो पोर्शन है, दिस पॉइंट ऑफ द वेव, जो कि ओपनिंग में आ जाएंगे, जितने पॉइंट ओपनिंग में आ जाएंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे. तो ये जो पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, दे बिकम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट एंड दे स्टार्ट गिविंग आउट देयर ओन लाइट, देयर ओन वेव्स. और इसने अपनी वेव बनानी शुरू कर दी. दिस इज S1, दिस इज S2. इसने अपनी वेव्स बनानी शुरू कर दी. अब इस तरह से ये जो दो वेव्स आगे बढ़ रही हैं, ये वेव का सोर्स S1 है, इस वेव का सोर्स S2 है. नाउ वी कैन कंसीडर दैट देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट. इस सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसके एग्जैक्टली इक्वल है? S के. S2 से जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसके एग्जैक्टली इक्वल है? S के. इसलिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम, वेवलेंथ सेम. सो दीज टू आर कोहेरेंट सोर्सेस. तो हम एक कमरे में हैं और दो खिड़की ऐसे खुली है. हम इस रूम में हैं, ये दो विंडो खुली है, बाहर एक ही सोर्स है, इसलिए ये लाइट कैसी कहलाएगी? कोहेरेंट लाइट, because the main source is one and we have done splitting of the source. एक ये मेथड होता है. ओके. अदर मेथड इज रिफ्लेक्शन मेथड. रिफ्लेक्शन मेथड में ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है S. यहां पर हमने एक मिरर लगाया, यहां पर एक मिरर लगाया, यहां से ये लाइट ऐसे गई और यहां पर सोर्स है, यहां से एक लाइट ऐसे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे आती है. यहां से दूसरी लाइट इस पर जाती है और ये रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे आती है. अब यहां पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या दिखेगा? इसका रिफ्लेक्शन यहां पर दिखेगा और इसका इस मिरर में, ये दो मिरर हैं, इस मिरर्स में जब हम देखते हैं तो ये लाइट हमको यहां पर दिखती. ये इक्वल, दिस आर इक्वल एंगल्स. तो यहां से जब हम देखते हैं तो इस मिरर में हमको एक सोर्स दिखता है लाइट का और एक बल्ब हमको यहां दिखता है. लेकिन बेसिकली ये जो दोनों लाइट हमारी आंख में आ रही है एक ही सोर्स से आ रही है, इसलिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम, वेवलेंथ इज सेम. पर हमारे लिए कितने सोर्स हैं? दो, S1 एंड S2. दो बल्ब हमको दिख रहे हैं. तो इन दो बल्ब से जो लाइट आ रही है, ये वाली लाइट कैसी कहलाएगी? कोहेरेंट. दिस इज
coherent waves coming from different directions, and this method we have used is reflection. So this is how we will be able to create. इस तरह से अगर हमको कोहेरेंट वेव्स मिलती हैं तो हमारे लिए क्या पॉसिबल है? सुपरपोजिशन कराना. ठीक है. अब सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस कैसे होगा और इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.